तो हम लोग एनुअल रिटर्न पे बातें कर रहे हैं, GSTR 9। अब देखिए, आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे हम। पहले हम 9 को कंप्लीटली समझेंगे कि ये जो 9 है, जिसके अंदर आपको टेबल नंबर 1 से लगाकर टेबल नंबर 19 तक डिटेल नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस पूरे GSTR 9 को हम लोग बेसिकली 5 पार्ट में बांटने वाले हैं। तो अगर मैं GSTR 9 की बात कर रहा हूँ तो याद रखिएगा, GSTR 9 को हमें टोटल सारे पार्ट्स में इसको 5 अलग अलग पार्ट में बांटने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट है, पार्ट 1, याद रखिएगा। इस पहले पार्ट में टैक्स पेयर की डिटेल आती है। याद रखिएगा, किसकी आती है? डिटेल्स ऑफ द टैक्स पेयर। तो ये ऑटो पॉपुलेट होता है डेटा, याद रखिएगा। और ये आपका, अगर आप ऑफलाइन GSTR 1 को तैयार करोगे तो आपको टेबल नंबर 1, 2, 3A और 3B टेबल में ये सारा डिटेल्स होता है टैक्स पेयर का। मैंने अभी आपको GST पोर्टल पे GSTR 9 भी ओपन कर रखा है। ये जो आपको ऊपर की डिटेल दिख रही है सारी, जो ऑटो पॉपुलेट होकर आ गई कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का भर रहे हो, किसका भर रहे हो, GST नंबर क्या है, स्टेटस क्या है, ट्रेड नेम क्या, लीगल नेम क्या, ये आपका टेबल 1, 2, 3A 3B कवर कर रहा है, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपका GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है पूरे साल भर का, ठीक है। आप GSTR 1 की सिस्टम कंप्यूटेड समरी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे 12 महीने के जो GSTR 1 भरे होंगे, या आप QR MP टैक्स पेड थे तो आपने इनवॉइस अपलोड किए होंगे इनवॉइस फंडिंग फैसिलिटी में, IFF में, तो वो पूरा डेटा यहाँ पर मिल जाता है। और ये आपको भरते वक्त जरूरी भी, मतलब बहुत मैंडेटरी है कि आप अपना 1 और 3B भी लेके बैठे 12 ही महीने का। GSTR 3B की पूरी समरी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। और यहाँ पर टेबल नंबर 8A डॉक्यूमेंट्स डिटेल भी डाउनलोड करने को आपको मिल जाती। इसके बाद आप देखिए, जो हमारा एक तरह से नंबर 2 दूसरा पार्ट जो होगा GSTR 9 का एनुअल रिटर्न का पार्ट 2, ये पार्ट 2 में आपको अपनी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई पर आपकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनी, प्लस टैक्स लाइबिलिटी ऑन RCM परचेजेस, रिवर्स चार्ज में जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी, मतलब अल्टीमेटली आपका पार्ट 2 जो है आपको यह दिखाता है कि आपकी सेल पर कितनी लाइबिलिटी बनी और परचेज पे कितनी लाइबिलिटी बनी। यानी ये जो पार्ट 2 है वो सीधे सीधे तौर पर हमें ये बताता है कि भैया हमारा कितना लाइबिलिटी पूरे साल भर में बना। और ये याद रखिएगा, 2 टेबल के अंदर आपको डेटा नजर आता है, टेबल नंबर 4 एंड 5। याद रखिएगा, टेबल नंबर 4 जो है, इसके अंदर आपकी वो सारी आउटवर्ड सप्लाई जिसपे आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनी, वो सारी इनवर्ड सप्लाई जिसपे रिवर्स चार्ज में आपकी कोई लाइबिलिटी बनी, या फिर वो सारी एडवांसेस जिसपे आपको टैक्स देना पड़ा एज ए सर्विस प्रोवाइडर, आपको यहां पर नजर आएगा। और ये ऑलरेडी मैं क्लास में आप टेबल नंबर 4 को पूरा डिटेल में बता चुका हूं। और टेबल नंबर 4 का जो डेटा है, ये आपको, आप अपना GSTR 1 भरते हो, 1A भरते हो, और कुछ डेटा आपका जैसे इनवर्ड सप्लाई ऑफ RCM, ठीक है, वो डेटा आपका 3B से भी उठ कर आता है। तो ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होता है, हम इनको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न ही करेक्शन के लिए भरा जाता है बेसिकली। तो अगर गलतियां हुई है तो सुधारिए, नहीं हुई है तो आगे बढ़िए। ऑलराइट, टेबल नंबर 5 में हमें अपनी वो सारी आउटवर्ड सप्लाई दिखानी होती है जिस सप्लाई पे हमने कोई टैक्स बनाई नहीं, ना दिया। अब ऐसी कौन कौन सी सप्लाई होती है? हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाई, हमारी नील रेटेड सप्लाई, हमारी नॉन GST सप्लाई, या ऐसी कोई सप्लाई जो हमने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म से किया। जैसे मैंने जोमेटो स्विगी के प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट सेल किए, मतलब अपना खाना बेचा, उस पर टैक्स लाइबिलिटी तो उनकी बनी, मेरी तो बनी नहीं, बट सेल तो मेरी मानी जाएगी ना। उस केस में ऐसी सप्लाई को भी हम यहां दिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखिएगा। इसमें एक नई टेबल, मतलब नया पॉइंट ऐड हो गया, आप देख सकते हैं टेबल नंबर 5 में C1, सप्लाई जिस पर किसने टैक्स दिया,
ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स दिया, याद रखिएगा हमें यहां रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हमने ऐसी कितनी सप्लाई की जिस पर टैक्स किसने दिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने दिया। और ऑलरेडी मैं इस पूरी टेबल पर भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुका, यानी 4 और 5 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। तो ये जो 4 और 5 है ये आपका पार्ट 2 अपन इस पर बात करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपका जीएसटीआर 1 से ही डेटा उठकर आने वाला है, क्योंकि उसी में आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई को डिक्लेयर करते हैं। अब अगर हम बात करें अपने एनुअल रिटर्न के पार्ट 3 पर, तो जो एनुअल रिटर्न का पार्ट 3 होता है बेसिकली, याद रखिएगा, वो आपकी पूरी की पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल होती है, डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, याद रखिएगा। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम सुनने से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि इसमें आपकी आईटीसी की डिटेल होगी, तो डेटा आपका या तो 3B से उठकर आएगा या 2B से उठकर आएगा, क्योंकि 3B में ही हम इनपुट को क्लेम करते हैं, और वो इनपुट जो 2B में ऑटो पॉपुलेट होती है उसको हम 3B में क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। तो आईटीसी की डिटेल आपको पार्ट नंबर 3 में आएगी, और इसके अंदर टोटल मिलाकर 3 टेबल को मैं कवर कर रहा हूं, टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। अब 6, 7, 8 को भी हम समझते हैं, याद रखिएगा। टेबल नंबर 6 जो है, अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। टेबल नंबर 6 में आपकी वो इनपुट उठकर आएगी जो आपने 3B में क्लेम की। तो टेबल नंबर 6 में डेटा कहां से उठकर आता है, जीएसटीआर 3B से, याद रखिएगा। अब 3B से कहां से क्या आएगा वो भी बताऊंगा। और एक और चीज बताता हूं, जीएसटीआर 3B में हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में जो जीएसटीआर 3B में इनपुट क्लेम किया होगा वो डेटा आपका टेबल नंबर 6 में आता है, और उसी की वाइप्रिकेशन आपको करनी पड़ती है कि कितनी इनपुट आपकी गुड्स से बिलोंग करती है, कितनी इनपुट आपकी कैपिटल गुड्स से बिलोंग करती है, कितनी इनपुट आपकी सर्विसेज से बिलोंग करती है। तो आपको वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा 3B से, लेकिन आपको उस पर वाइप्रिकेट करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा कि भैया इनपुट तो आपने क्लेम की, लेट सपोज आपने 30 लाख रुपीस का इनपुट क्लेम किया 3B में पूरे साल भर में, लेकिन वो 30 लाख में से कितनी इनपुट गुड्स की है, कितनी कैपिटल गुड्स की, और कितनी सर्विसेज पर जो टैक्स आपने चुकाया उसकी इनपुट है। तो आपको वो वाइफिकेशन कहां देना होता है, टेबल नंबर 6 पे। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखिएगा ये सारी, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सारा हमें डिटेल्स यहां पर देना होता है। जो टेबल नंबर 7 होता है वो ऐसी सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने रिवर्स की या जो हमें एलिजिबल ही नहीं थी, इनएलिजिबल थी, उसका पूरा डिटेल इसके अंदर जाता है। और ये डेटा भी आपका जीएसटीआर 3B से आता है, याद रखिएगा। रिवर्स और इनएलिजिबल आईटीसी का डेटा भी 3B से आता है टेबल नंबर 7 में। और टेबल नंबर 8 जो है, ये डेटा आपका अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा ये डेटा आपका जीएसटीआर 2B से उठकर आता है। कहां से, जीएसटीआर 2B से। तो कौन सा डेटा कहां से आ रहा है, देखिए 4 का डेटा आपका कहां से आ रहा है, जीएसटीआर 1 से। अभी नया जीएसटीआर 1A भी इंट्रोड्यूस हुआ है ना। अगला ये भी टेबल नंबर 5 का भी जीएसटीआर 1 से आता है, और 1 या 3B दोनों लिख रहा हूं मैं यहां पर, 1 या 3B, ठीक है। और ये 3B और ये 2B से उठकर आए। सो ये है पार्ट नंबर 3। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, ठीक है। ये हमारा जो जीएसटीआर 9 है, एनुअल रिटर्न है, उसको आप पार्ट वाइज बांट कर समझोगे तो आपको आसान सा लगेगा कि हाँ कौन से पार्ट में हमें क्या क्या चीजें आती है, कौन सी टेबल्स होती। अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 में आपको अपनी जो टैक्सेस आपने पे किए हैं 1 और 3B में, जो डेटा क्लेम किया है, जो डेटा बताया है, और उसके आधार पे आपने जो टैक्सेस पे किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको पार्ट नंबर 4 में होती है, याद रखिएगा। टैक्सेस पेड की इंफॉर्मेशन, और ये होती है आपकी टेबल नंबर 9। कौन सी, टेबल नंबर 9, याद रखिएगा। तो टेबल नंबर 9, हमने जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न्स भरे हैं, उन रिटर्न में हमने कितना टैक्स डिक्लेयर किया और कितना पे किया, उसकी सारी जानकारी यहाँ होती है, और जो ऑलरेडी मौजूद है। देखिए आप पूरे साल भर में आपका 4,41,132 रुपए का टैक्स लाइबिलिटी बना, उसमें से आपने 3,57,305 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू पेमेंट कर दिया, और 83,827 का पेमेंट आपने कैसे किया, कैश लेजर से किया। इसकी पूरी जानकारी जो आपने टैक्सेस के पेमेंट किए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर टेबल नंबर 9 में नजर आती है। और ये जो टैक्सेस का पेमेंट होता है वो हम कौन से रिटर्न में बताते हैं, 3B में बताते हैं। यानी ये डेटा कहां से आया,
आपका 3B से ऑटो पॉपुलेट हुआ है। ऑलराइट, अगला ये है पार्ट 4। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां आकर ही थोड़ा चक्कर खा जाते हैं। पार्ट नंबर 5 जो होता है वो याद रखिएगा, आपको इस पार्ट 5 को समझने के लिए मैं एक पिक्चर बनाता हूं जिससे आप इसको समझ पाओगे। अब आपके सामने मैं पिक्चर बना रहा हूं यहां पर, ये देखिए, ये आपका पूरा एक साल है, फाइनेंशियल ईयर 23-24। इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टोटल 12 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यानी इसकी शुरुआत कब हुई होगी? अप्रैल 23 से मार्च 24 में ये खत्म हुआ होगा। अब गवर्नमेंट हमें क्या कहती है, इन 12 ही महीनों में, 12 मंथ में हमने अपने पीरियोडिक रिटर्न भरे होंगे। GSTR 1 भी भरा होगा, GSTR 3 भी भरा होगा, राइट। यानी 12 बार हो सकता है आपने GSTR 1 भरा हो, 12 बार हो सकता है आपने GSTR 3 भी भरा हो, या क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं तब भी आपने 4 बार 1 और 4 बार 3 भी भरा होगा। और रेस्ट ऑफ द मंथ में आपने अपने B2B इनवॉइसेस को IFF में अपलोड भी किया होगा, क्योंकि QRMP टैक्स पेयर को भी मंथली बेसिस पे इनवॉइसेस क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। अब सरकार आपको क्या चांस देती है, सरकार आपको ये चांस देती है कि आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई गलती कर दी, आपने गलत सेल बता दी, गलत परचेज बता दी, गलत इनपुट ले ली, कम ज्यादा बता दिया, नहीं बताया, 1 में कुछ और बताया, 3B में कुछ और बता दिया, बुक्स में कुछ और बोल रहा है, 1 और 3B में बताया ही नहीं, ऐसी किसी भी तरीके की जो एरर है वो आप अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक सुधार सकते हो। 30 नवंबर से पहले पहले जो भी रिटर्न भरे तब तक सुधार सकते हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, NFY कौन सा है आपका, अभी जो रनिंग ईयर है वो 24-25, जिसमें अभी हम ये एक महीने बाद 31 दिसंबर को हमारी ड्यू डेट हो रही है एनुअल रिटर्न भरने की, राइट। GSTR 9 की ड्यू डेट है, यानी 30 नवंबर तक हम अपनी पिछले साल में की गई गलती को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। समझिएगा। अब हो सकता, देखिए, आपका एकदम सारा काम एक्यूरेट हो हर व्यक्ति का जरूरी नहीं, और हर व्यक्ति को अपनी गलती उसी वक्त याद आई हो वो भी जरूरी नहीं। उस बंदे ने आगे जाके कितने महीने मिल रहे हैं अप्रैल से नवंबर तक के, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 8 महीने मिल रहे हैं। कितने? 8 मंथ के अंदर अंदर वो अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकता है। इन 8 महीने में भी तो पीरियोडिक रिटर्न जा रहे होंगे उसके, 1 भी जा रहा होगा, 3B भी जा रहा होगा, लेकिन वो इस फाइनेंशियल ईयर का जा रहा होगा, लेकिन वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की गलती को सुधार सकता है। ज्यादा इनपुट अगर पहले नहीं क्लेम किया तो अब क्लेम कर सकता है, पहले अगर अपनी लायबिलिटी नहीं डिक्लेयर की तो अब उस टाइम का बिल अब अपलोड कर सकता है, चढ़ा सकता है। तो अगर ऐसी गलती को वो इन 8 महीनों में सुधारा होगा उसने, है ना, इन 8 महीनों में ऐसी गलती को उसने क्या किया होगा, सुधारा होगा। तो याद रखिएगा अब क्या हो सकता है, देखिए मैं बताता हूं। अगर इन 8 महीनों में उसने अपनी गलती को सुधारा और उस गलती से उसने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया, सुनना, क्या किया, लायबिलिटी को प्लस किया, तो उसको ये टेबल नंबर 10 में दिखाना है। किस में दिखाना है? टेबल नंबर 10 में। अब टेबल नंबर 10 कौन सी सर? ये वाली 10, 11, 12, 13 चारों एक साथ नजर आ रही है। अगर इन 8 महीनों में जो रनिंग ईयर है उसमें प्रीवियस ईयर की कोई करेक्शन की और उसकी वजह से उसकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्लस का मतलब क्या होता है, बढ़ रहा। अगर वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि मेरी लायबिलिटी बढ़ी है तो टेबल नंबर 10 में दिखाएगा। अपन डिटेल में पढ़ेंगे इन टेबल्स को, अभी फिलहाल में सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा। अगर लायबिलिटी को माइनस किया उसने किसी वजह से कि यार लायबिलिटी रिवर्स की है, तो वो टेबल नंबर 11 में दिखाएगा, याद रखिएगा। और अगर उसने इन 8 महीनों में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस किया, याद रखिएगा, ITC को रिवर्स माइनस किया है, रिवर्स किया है, इनएलिजिबल किया है, पहले डिक्लेयर कर दिया अब रिवर्स कर रहा है, तो टेबल नंबर 12 में दिखाएगा। किस में दिखाएगा?
टेबल नंबर 12 में, और अगर वो आईटीसी बढ़ा रहा है कि भूल गया था अब क्लेम कर रहा हूं, तो अब क्लेम करने जा रहा है, तो वो टेबल नंबर 13 में दिखाएगा, याद रखिएगा, इनपुट को अगर वो बढ़ा रहा है तो। और इन सब घटनाओं की वजह से अगर उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन के आ रही है, समझना आप, इस पूरी की पूरी सारी चारों टेबल में जो भी उसने डेटा डाला, वो डेटा जो कि वो पीरियोडिक रिटर्न में भूल गया था उस फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में, जो अब जाके उसने डाला, डिक्लेयर किया, और उसकी वजह से उसकी कोई लायबिलिटी बन के आई, और वो लायबिलिटी का उस डिफरेंशिएट टैक्स अमाउंट का पेमेंट करने जाएगा, याद रखिएगा, तो वो यहां टेबल नंबर 14 में दिखाएगा। याद रखिएगा, अगर वो टैक्स का पेमेंट करने जाएगा तो टेबल नंबर 14 में, याद रखिएगा, टैक्स पेमेंट करेगा, डिफरेंस अमाउंट का पेमेंट करेगा, डिफरेंशिएट टैक्स पेमेंट, डिफरेंस का पेमेंट, टेबल नंबर 14 में। यानी ये जो 10, 11, 12, 13 और 14, ये चारों टेबल जो है पार्ट 5 की मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी उन ट्रांजैक्शन से संबंधित है जो कि हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में थे, लेकिन हमने उन्हें नहीं डिक्लेयर किया, उस वक्त भूल गए, और हमने अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अक्टूबर यानी 30 नवंबर तक के किसी भी रिटर्न में डिक्लेयर किया, तो हमें यहां पर जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और कुछ भी हो सकता है भैया, लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, आईटीसी बढ़ सकती है, आईटीसी कम हो सकती है, तो हमें उस डिफरेंस अमाउंट का, अगर हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ती उठकर आती है, तो हमें टेबल नंबर 14 में जाके उसका क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये आपका पार्ट नंबर 5 हो जाएगा आपका एनुअल रिटर्न का। और जो पार्ट नंबर 6 होगा, जो कि अंतिम पार्ट है, उसमें आ जाएगी सारी की सारी अदर टेबल्स। और आपको यह भी बता दूं कि ये ऑप्शनल है, आप डेटा डालो या ना डालो, ठीक है। तो ऑप्शनल मतलब सर क्या, जैसे डिमांड और रिफंड की पर्टिकुलर्स, उनकी जानकारी यहाँ पर भरना, आपको कोई डिमांड जनरेट भेजी गई या रिफंड आपको कुछ हुआ है तो, कंपोजिशन टैक्स पेड से आपने कोई इनवर्ट सप्लाई रिसीव की है, या जॉब वर्कर से आपने जो भी गुड्स भेजे थे, मंगवाए, ये भेजे मंगवाए, उसकी जानकारी, एचएसएन वाइज आपकी समरी डिटेल आपको, ये वैसे आप अपना जीएसटीआर 1 से भी डेटा उठा के यहाँ डाल सकते हो, क्योंकि 1 का अगर एक्यूमुलेटेड डेटा उठाओगे तो ये टेबल आपको वहां पर भरी भराई मिलेगी, वो आपको यहाँ पर डालनी है। एचएसएन वाइज इनवर्ट सप्लाई आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। और लास्ट में अगर आपने टाइमली नहीं पे किया तो लेट फीस पेबल या पेड यहाँ पर आ जाएगी। तो ये कुल मिलाकर ऑप्शनल है। मेन जो टेबल्स हैं जीएसटीआर 9 की एनुअल रिटर्न की, वो आपकी टेबल नंबर 4 से लगाकर टेबल नंबर 14 तक, याद रखिए। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आज की इस क्लास में टेबल नंबर 6 के ऊपर। किसमें? टेबल नंबर 6 ऑफ जीएसटीआर 9, क्योंकि 4 और 5 पे मैं ऑलरेडी बातें कर चुका हूं, याद रखिए। तो ये है टेबल नंबर 6, जिसमें आपको 6A से लगाकर 6O तक के पॉइंट नजर आ रहे हैं। टेबल नंबर 6 में कहां से कहां तक नजर आ रहे हैं? A से O तक नजर आ रहे हैं। आप इसमें भी बदलाव कर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अब इसमें कहां बदलाव नहीं किया जा सकता वो भी बता दूं। जो ग्रे फील्ड आपको दिख रहे हैं, जहां पर ऑटो पॉपुलेट होकर कुछ डेटा आपको दिख रहा है, ये आईटीसी का डेटा। पूरे साल भर में आपने अपनी जीएसटीआर 3B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की होगी उसका डेटा है, याद रखिएगा। कहां से आया सर ये डेटा? जीएसटीआर 3B से ऑटो पॉपुलेट होकर आया, जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4A से ऑटो पॉपुलेट होकर आया। सर बताइए, देखिए टेबल नंबर 4 कौन सी है जीएसटीआर 3B की? चलिए मैं आपको जीएसटीआर 3B भी साथ में ओपन करता हूं, ताकि आपको समझ में आएगा कि जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4A कौन सी होती है, ठीक है। तो अपन टेबल नंबर 4 जीएसटीआर 3B को ओपन कर लेते हैं, एडिट करते हैं। ये है मेरा जीएसटीआर 3B। आपको यह भी बता दूं, जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो टेबल नंबर 4 में एलिजिबल आईटीसी को दिखाया जाता है। टेबल नंबर 4 जो है वो बेसिकली आपकी 4 पार्ट में बटी हुई होती है। पार्ट A, B, C और D,
ए के अंदर आईटीसी अवेलेबल दिखाई जाती है जो 5 पॉइंट में दिखाई जाती है 1 2 3 4 5, और बी के अंदर रिवर्स जो हम आईटीसी करते हैं या जो ब्लॉक क्रेडिट होती है या इनएलिजिबल आईटीसी होती है वो हम यहां पर बी में दिखाते हैं। सी जो होता है वो ए में से बी माइनस हो जाता है, नेट अमाउंट होता है कि नेट आईटीसी आपको कितनी मिलेगी। और जो डी होता है उसमें आपने कोई जो पहले रिवर्स की थी उसको रिक्लेम किया किसी आईटीसी को। देखिए रिवर्स और रिक्लेम में क्या फर्क है वो बताता हूं। जैसे नियम एक बना हुआ है कि आपको अपने सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट करना है। अब आपने उसको 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो जो आईटीसी आपने क्लेम की थी वो रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स हो गई और फिर जाके आपने उस सप्लायर को पेमेंट कर दिया तो वापस से रिवर्स हुई आईटीसी को आप क्या कर सकते हो, रिक्लेम कर सकते हो। तो उसको कहते हैं रिक्लेम करना। जो आईटीसी एक बार आपने क्लेम की, किसी वजह से रिवर्स करनी पड़ी, और रिवर्स करने के बाद वापस किसी वजह से उसको आप रिक्लेम कर रहे हो, उसको कहते हैं रिक्लेम करना। तो आपको रिक्लेम की हुई आईटीसी यहां पर आपको दिखानी है, और जो इनएलिजिबल आईटीसी है वो भी आपको यहां पर दिखानी, इनएलिजिबल जिसको आप ले ही नहीं सकते। तो यह है जीएसटीआर 3B का टेबल नंबर 4। और आपको मैं बता दूं यहां पर ये जो अमाउंट आ रहा है वो आपका टेबल नंबर 4A का अमाउंट है, याद रखिएगा। तो 4A का अमाउंट ये वाला, ये जो आपका ये सारा अमाउंट, ये पूरा जो 4A के पांचों फील्ड की टोटल आपको यहां नजर आएगी इस जगह पर, है ना। टेबल नंबर 4A का मतलब ए पॉइंट पूरा मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ऑल 5 फिगर्स जो हमने पूरे साल भर जीएसटीआर 3B में चढ़ाए होंगे वो जुड़कर आपको एनुअल रिटर्न में नजर आएंगे, याद रखिएगा। अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये डेटा आपको वहां पर ऑटो पॉपुलेट होकर नजर नहीं आएगा। ऑफलाइन यूटिलिटी में फिर आपको सारा डेटा डालना पड़ेगा। ऑनलाइन अभी मैंने ओपन कर रखा है इसलिए ऑटो पॉपुलेट होकर नजर आ रहा है। इसी पूरे डेटा को बाइफ्रिकेट करना पड़ता है, आपको बाइफ्रिकेट करना पड़ता है। तो जो बी पॉइंट दिख रहा है यहां पर, याद रखिएगा, इनवर्ट सप्लाई, आपने ये जो डेटा दिखाया यहां पर, इसी को आपको अब बाइफ्रिकेट करना है कि कैपिटल गुड्स की इनपुट कितनी थी, गुड्स की कितनी थी और सर्विस की कितनी थी। वैसे एक बात बता देता हूं, कभी भी ध्यान देना, आपको एक चीज और मैं यहां पर बता रहा हूं जो ध्यान से सुनना। यहां पर जो बी पॉइंट में हमें अपनी, जैसे ये जो हमने पूरे साल भर में 3B में जो इनपुट क्लेम की है उसको बांटना है कि गुड्स की कितनी है, कैपिटल गुड्स की कितनी और सर्विस की कितनी है। कैपिटल गुड्स की आईटीसी को अलग करना जरूरी है, सर्विस और गुड्स की आईटीसी को अलग अलग दिखाना जरूरी नहीं होता। मतलब अगर आप इस ऊपर बताए गए अमाउंट में से कैपिटल गुड्स की आईटीसी को यहां लिख दोगे, बाकी का अमाउंट आप इनपुट में लिख दोगे तो भी चलेगा। ध्यान देना, इनपुट और इनपुट सर्विसेज को अलग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऑप्शनल है ये। इनपुट सर्विसेज कर दो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ये आपको जीएसटीआर 2A से आपको ये सेपरेशन नजर आ जाएगा, वहां से मिल जाएगा। अगला है ये आपका, जैसे इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं सारी की सारी टेबल। सो टेबल नंबर 6A ऑफ जीएसटीआर 9, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज टोटली रिलेटेड टू द आईटीसी डिक्लेयर्ड इन 3B। सो इन वेरी फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, सारी आईटीसी जो आपकी टेबल नंबर 4A जीएसटीआर 3B में होती है वो यहां पर आकर ऑटो पॉपुलेट होती 9 के अंदर, याद रखिएगा। और ये नॉन एडिटेबल ऑप्शन है, यानी आप इस टेबल को एडिट नहीं, इस फिगर को एडिट नहीं कर सकते। जो बी पॉइंट है उसमें अपने को अपनी इनवर्ड सप्लाई जो होती है, याद रखिएगा, उसको आपको सेपरेट करना पड़ता है। यानी कितनी इनवर्ड सप्लाई आपकी गुड्स से बिलोंग करती है, कितनी इनवर्ड सप्लाई आपकी कैपिटल गुड्स से बिलोंग करती है, और कितनी इनवर्ड सप्लाई आपकी सर्विसेज से इनपुट बिलोंग करती है। मतलब आपकी जो इनपुट है जो आपने 3B में क्लेम की है, गुड्स की कितनी है, कैपिटल गुड्स की कितनी और सर्विस की कितनी, उसको सेपरेशन दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? और स्पेशली ये बता दूं कि ये डेटा आपको ये वाला डालना है, 4A का 5 नंबर वाला कॉलम का। तो ये जो आपकी जीएसटीआर 3B की जो टेबल है 4A, उसका 5 नंबर का, यानी यहां ये जो आईटीसी आपको जीएसटीआर 3B में दिख रही होगी यहां पर, इसका आपको बाइफ्रिकेशन दिखाना होगा कि, और वो भी आप 2 टुकड़ों में दिखा सकते हैं। इनपुट का अलग दिखा दो यानी गुड्स का,
और कैपिटल गुड्स का आप अलग दिखा दीजिए, यानी एसेट्स पर कितनी आईटीसी ली है वो अलग दिखा दीजिए। उसी तरह से जो 6C है वो आपने कितनी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव की है, मतलब 6C में याद रखिएगा रिवर्स चार्ज का मैटर आ जाता है 6C में, टेबल नंबर 6C, ठीक है। ये अपन यहां चलते हैं, यहां पर देख सकते हैं इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज ऑन विच टैक्स इज पेड एंड आईटीसी अवेल्ड। आपने कितना टैक्स रिवर्स चार्ज में चुकाया है उस सारी परचेज पर जो आपने किससे खरीदी, अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी, वो आपको यहां दिखाना होगा और उसका भी बाइफिकेशन दिखाना होगा कि गुड्स का कितना और कैपिटल गुड्स का कितना और इनपुट सर्विस का कितना, ठीक है। और ये पॉइंट आपको कहां से आएगा, सी वाला पॉइंट याद रखिएगा, टेबल नंबर 6C और 6D दोनों आपको टेबल नंबर 4A का थर्ड पॉइंट से निकलकर आएगा 3B से। अब 3B का थर्ड पॉइंट कौन सा है, ये देखिए थर्ड पॉइंट ये रहा, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। यहां पर आपने जितना डेटा डाला होगा उसका बाइफिकेशन दिखाना, याद रखिएगा। एनुअल रिटर्न के अंदर 6C और 6D कॉलम में, 6C और 6D में क्या फर्क है सर, 6D ऐसी परचेज जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से की गई और 6D में रजिस्टर्ड पर्सन के की गई परचेज को दिखाना है। अब सर रजिस्टर्ड पर्सन से अगर हमने कुछ खरीदा होगा तो उस पर हमने रिवर्स चार्ज क्यों दिया होगा, कोई जरूर थोड़ी कि रिवर्स चार्ज सिर्फ तभी लगता है जब आप किससे खरीदो, अनरजिस्टर्ड से खरीदो। नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज अगर आप रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदोगे तो उस पर भी आपको क्या चुकाना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज चुकाना पड़ेगा। तो बस आपको ये जो एनुअल रिटर्न का 6C और 6D है ना, उसमें फर्क समझ में आना चाहिए कि 6C में आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली परचेज को चढ़ाना है जिसपे रिवर्स चार्ज बना, और 6D में आपको रजिस्टर्ड पर्सन से जो खरीदा आपने और जिसपे रिवर्स चार्ज में आपने टैक्स चुकाया और आप आईटीसी अवेल किया, उसको आपको बाइफिकेट करना है। आप देख सकते हैं यहां पर हर पॉइंट में 3-3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज, इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज, इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज। आपको बाइफिकेशन इनपुट का और कैपिटल गुड्स का दिखाना जरूरी है, सर्विस को अलग नहीं करो तो चलेगा, कर लो तो बहुत बढ़िया बात। अब आता है टेबल नंबर E 6E, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने विदेश से कोई इंपोर्ट किया है, अगर आपने SEZ से कुछ खरीदा है, सप्लाई रिसीव की है, तो आपको उसका बाइफिकेशन भी यहां पर दिखाना होगा, याद रखिएगा। टेबल नंबर 6E के अंदर 6F के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दिखानी होगी, 6G के अंदर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से कोई आपको आईटीसी रिसीव हुई है उसको दिखाना होगा ISD से। और ये सारी आपकी कहां से आएंगे फिगर, देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपने कहां डिक्लेयर किया होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम SEZ। अब देखिए ये आपका, अगर हम 3B में देखें तो आप देखिए ये रहा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहां डिक्लेयर किया होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहां डिक्लेयर किया होगा, यहां डिक्लेयर किया होगा। मतलब टेबल नंबर 4A का 1 पॉइंट, टेबल नंबर 4A का 2nd पॉइंट और टेबल नंबर 4A का 4th पॉइंट, इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम ISD। तो ये सारी टेबल, ये सारे पॉइंट्स को हमें यहां पर बाइफिकेट करके दिखाना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये ISD टेबल नंबर 6G में आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से जो इनपुट मिली है वो आपको दिखानी होगी। ये देखिए दे रखा है 4A का 4th पॉइंट, ओके। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। टेबल नंबर 6 ऑफ GSTR 9, वो डेटा हर एक पॉइंट में कहां से उठकर आ रहा है कंप्लीटली इसमें मेंशन, ओके। अगला पॉइंट, अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड, आपने कितना ITC रिक्लेम्ड किया। देखिए ये भी पॉइंट आपको वहां दिख रहा था 3B में, कहां दिख रहा था, ये यहां दिख रहा था, ये है ना, D का 1 पॉइंट, 4D का 1 पॉइंट। इसमें जो दिखाया होगा वो आपको यहां H पे दिखाना है, एनुअल रिटर्न, याद रखिएगा। और फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सब टोटल हो जाएगी B से लगाकर H तक की, B से लगाकर H तक की सब टोटल हो जाएगी। B से H तक की A नहीं आ रहा है सर, A में तो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है। देखिए मैं बताता हूं, ये आप देख सकते हैं A वाले फिगर तो यहां लिखे हुए हैं, और आप जब बाइफिकेशन करोगे सारे डेटा का B से लगाकर
एच तक का उसकी टोटल हो जाएगी यहां पर, और अगर उस ऊपर वाले में और इसमें फर्क आएगा तो वो यहां पर डिफरेंशिएट अमाउंट नजर आएगा। अभी हमने क्या किया, देखिए हमारे ऊपर तो अमाउंट दिख रहा है, हमने कहीं पर भी नीचे इसको अभी बाइफ्रिकेट नहीं किया है। जब मैं ये फिगर बाइफ्रिकेट करूंगा तो ये फिगर यहां मैच होता हुआ दिखना चाहिए, मैच होगा तो यहां 0 0 दिख जाएगा, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो यहां डिफरेंस नजर आ जाएगा। उसी तरह से आपने जब जीएसटी ट्रांजिशन पीरियड था, जब भारत में जीएसटी आया था, उस वक्त पहले की क्रेडिट आपको जीएसटी में मिल रही थी, तो उसके लिए ट्रांस 1 ट्रांस सेकेंड फॉर्म पर आपको आईटीसी क्लेम की होगी आपने, पहले की कोई वेट की इनपुट, सीएसटी की इनपुट, सॉरी सीएसटी की नहीं, एक्साइज की इनपुट, है ना। तो आपको वो ट्रांस 1 फॉर्म की क्रेडिट यहां नजर आएगी, ट्रांस सेकेंड फॉर्म की क्रेडिट यहां नजर आएगी। अगर कोई और एनी अदर आईटीसी अवेल्ड है और आपने ऊपर स्पेसिफाई नहीं की तो वो आपको यहां पर डालना है, इन के से लगाकर एम तक की टोटल, और फिर जो आई पॉइंट आया प्लस ये जो एन पॉइंट है उसकी टोटल यहां पर आ जाएगी। तो ये है आपका कौन सा टेबल, टेबल नंबर 6 ऑफ जीएसटीआर 9। इसके आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।